ए टू बी, ठीक है, और जी ऑफ एक्स इज वन वन फंक्शन ए टू सी। तो जी ऑफ एफ एक्स ये वन वन फंक्शन है, ये वन वन फंक्शन क्लियर। क्या मुझे ये प्रूव करने की जरूरत है? मैं ऐसा बता चुका हूँ ना। मैंने आपको की प्रॉपर्टी बताई थी, कौन कौन सी? कंपोजिट फंक्शन है वो कम्यूटेटिव नहीं होता, बताएगा, एसोसिएटिव होता है। एफ और जी अगर बाइजेक्टिव फंक्शन है तो गॉस या फॉग वो भी बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, और ये दोनों वन वन है तो ये भी वन है। जैसे लेट किया x1, x2 बिलोंग्स टू ए, सेट ए के दो एलिमेंट, ठीक है, g ऑफ एफ x1 इक्वल टू होना चाहिए g ऑफ एफ x2, ठीक है। अब देखो g11 है, तो आपको वन वन फंक्शन हम कैसे प्रूव करते थे आपको ध्यान है, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, तो x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए, तो वो फंक्शन वन वन है। और यहाँ पे आपको ऑलरेडी गिवन है कि g क्या है, वन वन फंक्शन, तो g के अंदर जो भी आपने पुट किया है वो इक्वल होगा, ये क्या बन जाएगा, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, क्यों? क्योंकि g वन वन, समझ में आ रहा है? अब f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 और f भी वन वन है, तो x1 किसके इक्वल हो जाएगा, x2 के, क्योंकि f भी वन वन है। अब देखो g ऑफ एफ x1 इक्वल टू g ऑफ एफ x2, आपने x1 इक्वल टू x2 प्रूव कर दिया, तो g ऑफ एफ x फंक्शन कैसा होगा, वन वन। इसी तरह से प्रूव करते थे कि फंक्शन के अंदर आपने x1 x2 पुट किया है, उस पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, तो वो x1 और x2 भी इक्वल होनी चाहिए, क्लियर। अब दूसरा g फंक्शन f ऑफ x फंक्शन जो है वो ऑन टू फंक्शन, वन टू ए टू बी, और g ऑफ x है वो वन टू फंक्शन बी टू सी। तो आपको ये बताना है कि g ऑफ f है वो भी वन टू फंक्शन होगा, ठीक है। अगर ये दोनों ऑन टू है तो कम्यूटेटिव फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन जो बनेगा वो भी ऑन टू होगा। चलिए तो करते हैं ए टू बी ऑन टू, इसका मतलब और एवरी डी बिलोंग्स टू बी that exists, A belongs to A such that f of A equal to B। क्या ये बात समझ में आई? ये जो मैंने लिखा आपको समझ में आया? इसका मीनिंग क्या होगा? फंक्शन f है वो A to B डिफाइंड, इस B के हर एलिमेंट के लिए, और एवरी B belongs to B, ये जो B सेट है ना, इसके हर एलिमेंट के लिए A सेट के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट अवेलेबल है, f ऑफ a की वैल्यू b के इक्वल हो जाए, इसका कोई ना कोई एलिमेंट, b के हर एलिमेंट के लिए कोई ना कोई एलिमेंट है। इसका मतलब b सेट जो है उसके हर एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज है। जब सारे एलिमेंट की प्री इमेज हो तो फंक्शन कैसा होता है, ऑन टू। अब ये हमें गिवन है कि f ऑफ x ऑन टू है, तो मैंने बोला कि ऐसा होना चाहिए। अब g ऑफ x भी ऑन टू है, तो हम लोग ऐड करते हैं और c बिलोंग्स टू कैपिटल C, ये दोनों एक जैसे होते हैं, पता नहीं चलता कौन छोटा कौन। There exists B belongs to capital B, such that f of B equal to C। ये बात समझ में आई है ना? इस C सेट के हर एलिमेंट के लिए कोई ना कोई एलिमेंट B के अंदर अवेलेबल है, कि जिससे f of G of B की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, C। तो ये भी वन टू है। अब ध्यान से सुनना, मैं बोलता हूँ for every C belongs to C, there exists f of A belongs to B। ये सही क्यों, f of A किसके इक्वल है, B के। तो यहाँ पे जहाँ मैंने B belongs to B लिख रहा है, इस B की जगह मैंने f of A डाल दी, समझ गए। f of A belongs to B such that g of B, इसके जगह क्या लिखूंगा, g of f of A
इक्वल टू सी। कई बात समझ में आई है ना। इस सी के हर एलिमेंट के लिए एफ ऑफ जी ऑफ एफ एक्स के अंदर ए के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट अवेलेबल है कि जिसके लिए इसके हर एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज होगी। कई बात समझ में आई। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जी ऑफ एफ एक्स इज ऑन टू फंक्शन। तो ये दो थ्योरम आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। इफ एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स 1 1 है तो उनका कंपोजिट फंक्शन भी 1 1 होगा, और वो दोनों ऑन टू है तो उनका कंपोजिट फंक्शन भी ऑन। अब इसका उल्टा चलता है। पहले वाला भी समझना है। फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो 1 1 फंक्शन, ए के हर एलिमेंट की एक ही इमेज होगी भी। जी ऑफ एक्स है वो भी 1 1 फंक्शन, डी के हर एलिमेंट की एक ही इमेज होगी सी। ये समझ आया। अब जी ऑफ एफ एक्स है वो भी 1 1 होगा। तो हमने क्या किया, दो एलिमेंट लेट लिए सेट ए। जी ऑफ एफ एक्स 1 इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स 2, ये दोनों इक्वल है ना। ये हमने लेट किया अपनी तरफ से, सपोज किया कि ये दोनों इक्वल। अब जी है वो 1 1 है तो इसके अंदर आपने जो भी पुट किया है वो भी इक्वल होगा। अब एफ है वो भी 1 1 है तो इसके अंदर आपने जो भी पुट किया वो इक्वल होगा। अब ये इक्वल हो गया तो जी ऑफ एफ एक्स 1 1 हो जाएगा। क्लियर। अब इसका उल्टा सोच लो, उसमें देखो मैं बोलता हूँ कि जी ऑफ एफ एक्स है वो 1 1, तो आपको ये बताना है क्या एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों नेसेसरी 1 1 होने चाहिए या नहीं। सोच के देखना। एक फंक्शन है जी ऑफ एफ एक्स जो कि 1 1 ए टू सी के, ठीक है। अब इसमें एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ है ए टू बी एंड जी है बी टू सी। तो जी ऑफ एफ एक्स ए टू सी हो जाएगा, ये 1 1 है। अब हमें ये प्रूव करना है कि जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स दोनों कंपल्सरी 1 1 होने चाहिए क्या, ठीक है। उसके लिए पहले मैं आपको इस वे में समझ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर मैं आपको इस तरीके से सेट ए टू बी और ये एक सेट बी टू सी और ये ए टू सी, ठीक है जी। अब देखो एफ मैंने बोला ए बी सी डी ई एफ 1 2 3 4 5 6 7 एक्स वाई जेड आर। अब मैंने बोला कि ये बस एलिमेंट, ये एफ फंक्शन है ए टू बी और ये जी फंक्शन है बी टू सी, ठीक है। अब इसके हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज होगी। अब ध्यान से, जैसे मैं ए पुट करूंगा तो मुझे x मिलेगा, जैसे मैं b पुट करूंगा तो मुझे y मिलेगा, जैसे मैं c और d पुट करूंगा तो मुझे 2 मिलेगा, सॉरी z मिलेगा। c पे भी z मिलेगा और d पे भी z। तो क्या ये 1 1 फंक्शन होगा? तो g ऑफ f 1 1 फंक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब g ऑफ f के 1 1 होने के लिए इस f का 1 1 होना बहुत जरूरी है। यहाँ तक समझ में आ गया? f का 1 1 होना बहुत जरूरी है। और किसी ने ऐसा बोला कि ये जो दोनों एलिमेंट हैं इससे अटैच भी नहीं, इससे अटैच भी नहीं, अटैच भी नहीं। अब मैं आपसे पूछता हूँ तो इसमें किसी से तो अटैच होंगे, ये तो जरूरी है ना, नहीं तो फंक्शन कैसे बने। तो ये ऐसे अटैच है और ये ऐसे अटैच। क्लियर। अब देखो ए पे आपको 1 मिलेगा, x मिलेगा, b पे आपको y मिलेगा, c पे आपको z मिलेगा और d पे आपको p मिलेगा, e पे आपको q मिलेगा और f पे आपको क्या मिलेगा, p मिलेगा। क्या इसमें कोई रिपीट हुआ है? b में क्या मिला, d मिला। दो बात समझ में आया।
क्लियर? अब सुनो, ये है f a to b। तो मैंने बोला कि इसके f g of fx के 1 1 होने के लिए f का 1 1 होना कंपल्सरी, f शुड बी 1 1, ये 1 1 होना ही चाहिए। अब आपने बोला कि नहीं सर g of x है वो भी तो 1 1 होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये मैग्नीट्यूड 1 हुआ तो ये भी मैग्नीट्यूड 1 हुआ। आपने बोला ना भाई, जैसे ही ये मैग्नीट्यूड 1 वाले को 4 पे p मिल रहा है और 6 पे p मिल रहा है, तो इधर आपको e पे क्या मिलेगा सर? d और f दोनों पे p मिल रहा है, तो g of fx मैग्नीट्यूड 1 हुआ। समझ आया? इसका मतलब g of x भी 1 1 होना है ना। अब ध्यान से g of fx भी 1 1 होना है। अब मैं क्या करता हूँ, इस एलिमेंट को ही यहाँ से हटा देता हूँ, इसको, ये एलिमेंट है ही नहीं होता। ठीक है? अब f है क्या? 1 1 है, f 1 1 है, g मैग्नीट्यूड 1 है, g मैग्नीट्यूड 1 है ना। अब मुझे बताओ a पे क्या मिलेगा, b पे क्या मिलेगा, c पे क्या मिलेगा, e पे क्या मिलेगा, और f पे क्या मिलेगा, अब 1 1 हुआ, g of f 1 1 हुआ ना। अब g क्या है? 92। क्या ये कहानी समझ में आ रही है? अब मुझे बताओ कि जब मैंने बोला g of fx 1 1 है, तो g of x जो है वो 1 1 भी हो रहा है और मैग्नीट्यूड 1 है। f of x है वो ओनली 1 1 हो रहा है, क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 में हमने चेक करके देखा, क्योंकि यहाँ से कोई भी दो एलिमेंट की एक इमेज होगी, अगर वो फंक्शन तो इसकी कोई ना कोई इमेज यहाँ पे होगी, तो यहाँ से दो एलिमेंट इधर जाएंगे, इससे 1, तो यहाँ के दो एलिमेंट की एक ही इमेज मिल जाएगी, तो ये कभी भी 1 1 नहीं होगा। तो ये बात समझ में आ रही है कि g of f के 1 1 होने के लिए इस f का 1 1 होना कंपल्सरी है, नेसेसरी है कि f है वो 1 1। क्या ये बात समझ में आई? जी हो भी सकता है और नहीं। अब इसको ऐसे ध्यान रखना कि जब कंपोजिट फंक्शन बना रहे तो जो आप पुट कर रहे हो वो 1 1 होना चाहिए, बाहर वाला जो है वो क्या है 1 1 मैंने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो एलिमेंट है उसके एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो दो इमेज आने ही वाली। अब ये वाला 1 1 है या मैनी 1 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है दो इमेज आया, हो सकता है नहीं भी है, कोई फर्क नहीं। तो g of f के 1 1 होने के लिए कंपल्सरी है कि f क्या हो, 1 1 हो। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर? ये है आपकी क्लियर। हाँ ये है g of f x is 1 1 is 1 1, then f of x is necessary 1 1, but g of x may not be 1. अब सुनो, ये तो मैंने आपको एरो डायग्राम से समझाया। अब हम इसमें समझो आपको क्या गिवन है कि g of f(x) क्या है, 1 1 है, ये आपको गिवन है। तो अगर मैं ऐसा लिखूंगा कि x1, x2 बिलोंग्स टू a जो है उसमें x1 इज नॉट इक्वल टू x2, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 1 1 फंक्शन आपको पता है ना, कैसे प्रूव करते हैं 1 1 फंक्शन? f of x1 इक्वल टू f of x2 है तो x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए, और x1 इज नॉट इक्वल टू x2 है तो f of x1 इज नॉट इक्वल टू f of x2। क्लियर है?
अब मैंने क्या बोला कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2, ठीक है, और g ऑफ fx क्या है, 1 फंक्शन, तो मैं क्या लिखूंगा आगे बताओ, g ऑफ fx1 नॉट इक्वल टू होना चाहिए g ऑफ fx2। ये बात किस चीज को समझ में नहीं आई वो बताएं, क्योंकि g ऑफ fx क्या है, 1 फंक्शन। किसी को भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, किसी को भी डाउट, ये आपके बोर्ड वाला पोर्शन करवा रहा हूँ एनसीईआरटी वाला, नहीं समझ आया? कोई भी फंक्शन है वो 1 है, ये प्रूव हम लोग कैसे करते हैं, जब x1 इक्वल टू x2 हो तो f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 होना चाहिए। मैंने दो करके बताया था, x1 x2 उसके ऊपर लेके पूरा समझा चुका। दूसरा बताया था कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2 है तो f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x2 होना चाहिए। जैसे देख ये सेट है एक, इसमें x1 और x2 दो एलिमेंट है, तो इसके अकॉर्डिंग इसमें f ऑफ x1 होगा, इसमें f ऑफ x2, ये इससे कनेक्टेड है। इससे हमने बोला कि x1 और x2 इक्वल नहीं है, ये दोनों अलग अलग, तो क्या f ऑफ x1 और f ऑफ x2 इक्वल हो सकते हैं? ये दोनों एक ही होंगे तो ऐसा नहीं होगा, तो फंक्शन 1 कहाँ रहा? अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये दोनों भी इक्वल नहीं होने चाहिए, दोनों अलग अलग होने चाहिए, तभी तो फंक्शन 1 होगा। समझ आया? तो ये फंक्शन है 1 है, इसलिए ऐसा है। अब ध्यान दो, g ऑफ fx1 इक्वल टू g ऑफ fx2 इज नॉट इक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, तो क्या मैं ऐसा लिखूं, f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x2, ये कहां से है? फंक्शन की प्रॉपर्टीज, फंक्शन की प्रॉपर्टीज कैसे? अब ध्यान से सुनो, मैंने बोला इस g ऑफ fx1 इसकी जगह मैं सिर्फ x1 लिखता हूँ और इस पूरे की जगह x2 लिखता हूँ, क्लियर है? ये g एक फंक्शन है, a टू b a टू c जो भी हो, g एक फंक्शन है, ठीक है, सिर्फ सुनो इसको। और इसके अंदर दो एलिमेंट है x1 और x2, दो एलिमेंट है, तो इधर g ऑफ x1 होगा और इधर g ऑफ x2। अब मैं 1 और 2 की बात नहीं कर रहा, मैं फंक्शन की बात कर रहा हूं। अब मैंने बोला कि g ऑफ x1 और g ऑफ x2 ये दोनों इक्वल नहीं, अलग अलग, तो क्या ये इक्वल हो सकता है? अगर आपने बोला कि ये दोनों इक्वल है तो ये तो फंक्शन ही नहीं बने, फंक्शन ही नहीं बने। तो अगर g ऑफ x1 और g ऑफ x2 इक्वल नहीं है तो इसके फंक्शन होने के लिए जरूरी है कि x1 और x2 दोनों इक्वल नहीं। तो मैंने वही किया, g ऑफ fx1 इज नॉट इक्वल टू g ऑफ fx2, तो f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x2 होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? अब हम वापस पहुंचते हैं 1 पे। 1 मैंने बताया था कि अगर x1 इज नॉट इक्वल टू x2 है तो f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x2 होना चाहिए। अगर आप ये प्रूव कर देते तो आपने क्या प्रूव कर दिया कि f ऑफ x कैसा है, 1 फंक्शन है। तो आपको यहाँ से क्या मिला, f ऑफ x इज 1 फंक्शन। क्या g ऑफ x के बारे में हमने कोई बात की नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि अगर g ऑफ fx 1 फंक्शन है तो f ऑफ x का 1 होना कंपलसरी है, g ऑफ x में भी हो या नहीं। यही मैंने एरो डायग्राम से आपको समझाया और वही आपको थ्योरेटिकल। किसी को डाउट हो तो पूछ, है किसी को डाउट? बोल रहे हो? मन तो ऐसे कह रहा है क्योंकि बाहर से एनसीईआरटी में है तो पढ़ा नहीं तो आप लोग ही को भले इतना एडवांस पढ़ा लो तो भी पढ़ा, एनसीईआरटी पर कराया ही नहीं नेक्स्ट। अब बारी आती है जी ऑफ fx ऑन टू है तो क्या? अब आपको ये बताना है कि f और g इन दोनों में कंपल्सरी ऑन टू होना। g ऑफ fx वो ऑन टू, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको समझना है, ठीक है, रटना नहीं है, समझना है। तो समझ जाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। g ऑफ fx 1 2 है, अब f ऑफ x है वो a टू b है और g ऑफ x है वो a टू c, ठीक है। मैं पहले एरो डायग्राम से आपको क्लियर कर देता हूँ और फिर हम लोग जाएंगे उस मेथड, और इसमें जितने पॉसिबल हो सकते सारे केस लेके आप लोग a से b तक और b से c तक, ये g है और ये f, इसके अंदर वही एलिमेंट
पहले मैं बताता हूँ कि ऑन टू नहीं है, ठीक है, ये ऑन टू ये ऐसा। मैं अभी सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, ऑन टू 1 1 हो नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने पहले बात कर ली। अब ये फंक्शन कैसा है, ये ऑन टू नहीं है, ये भी ऑन टू नहीं है, इसको भी ऑन टू नहीं करना। अब ध्यान से देखो क्या होगा, ए पुट करने पे क्या मिलेगा, x, बी पुट करने पे, सी पुट करने पे, डी पुट करने पे, ई पुट करने पे, एफ पुट करने पे, जी पुट करने पे आर मिलेगा। क्या कोई रिपीट हुआ, वो हमें देखना है, हमें ये देखना है कि इसमें एस और टी बच गए ना, तो क्या ये ऑन टू होगा, जी ऑफ एफ नॉट ऑन टू। इसका मतलब जी ऑफ एफ ऑन टू है, तो ये जी और एफ दोनों ऑन टू नॉट इनटू नहीं हो सकते, एफ है वो इनटू एंड जी है दोनों इनटू नहीं हो सकते। क्या ये बात समझ में आई? चलो 1 बाय 1 इसको चेंज करो, मैं बोलता हूँ कि इसको ऑन टू करता हूँ। इसको ऑन टू करने के लिए क्या करेंगे, कौन सा रहेंगे, ये दोनों रहेंगे ना, दो जो किए थे उसको यहाँ ले लेते, मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ और ये भी था इसको यहाँ ले लेता हूँ। अब देखो क्या एफ है वो ऑन टू है, क्यों नहीं है, टू नहीं है, अच्छा इसका टू का भी काम कर देते हैं, मेरा काम है। अब बताओ एफ है वो ऑन टू है ना, और जी क्या है, इनटू है। अब जी ऑफ एफ बताओ, जी ऑफ एफ ऑन टू होगा, जी ऑफ एफ ऑन टू होगा नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों बच, ठीक है। तो एक बात समझ में आई कि जी ऑफ एफ अगर ऑन टू है तो एफ ऑन टू है या इनटू है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस केस में भी जब एफ है वो ऑन टू है एंड जी है वो इनटू है, तो भी जी ऑफ एफ एक्स ऑन टू नहीं मिल रहा है। समझ आ रहा है? एक एक चीज को ध्यान से समझना। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको तो इनटू करता हूँ, उसको ऑन टू करता हूँ, ये हटा देता हूँ और इधर ये टू डाल देता हूँ। अब मुझे बताएं, जैसे ही मैं ए पुट करूंगा तो x मिल जाएगा, इस पर वो मिल जाएगा, इस पर सब पे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो जी ऑफ एफ जैसे ही डिफाइन करूंगा तो क्या वो ऑन टू होगा, जी ऑफ एफ का ऑन टू होगा, होगा ना। इसका मतलब है कि f अगर इनटू है, f इनटू है एंड g क्या है, ऑन टू है, तो जी ऑफ एफ क्या होगा, ऑन टू होगा। क्या ये बात समझ में आई? समझ में आई? देखो f कैसा है, इनटू है, इसमें इस एलिमेंट की कोई प्री इमेज नहीं है, और g है जो क्या है, ऑन टू है, हर एलिमेंट की प्री इमेज है। तो जैसे g ऑफ f फाइंड करोगे आप यहाँ से ऐसे, तो इसमें कोई एलिमेंट खाली रह रहा है, सबकी प्री इमेज मिलेगी ना, सबकी मिलेगी, तो ये कैसा फंक्शन होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। इसका मतलब g ऑफ f के ऑन टू होने के लिए हमें g है वो ऑन टू होना चाहिए, f चाहे ऑन टू है चाहे नहीं। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर? ठीक है, इसको लिखिए, मैं आपको उस वे में भी g of fx is on to g of x is on to, but f of x may be
अब ये बताओ कि मैंने अभी बताया था जी ऑफ एफ एक्स अगर 1 1 है तो किसका 1 1 होना कंपलसरी है, एफ का। और जी ऑफ एफ एक्स अगर ऑन टू है तो किसका ऑन टू होना कंपलसरी है, जी ऑफ। ठीक है, ये कैसे ध्यान रखते हैं हम लोग। अच्छा ये बताओ कि जब कोई भी फंक्शन है वो 1 1 हो तो पता कैसे चलता है, ए टू बी, ये 1 1 है तो पता कैसे चलता है। इससे जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, जो इनपुट देते हैं, इनपुट से पता चलता है कि 1 1 होगा या नहीं होगा। क्लियर, इसमें कोई भी दो एलिमेंट एक जैसे नहीं, एक ही इमेज नहीं। इनपुट से पता चलता है कि फंक्शन 1 1 होगा या नहीं होगा। और फंक्शन ऑन टू है तो कैसे पता चलता है, आउटपुट से। आउटपुट है ना, इधर कोई खाली है या नहीं। तो इधर भी देखो जी ऑफ एफ एक्स अगर 1 1 है, ये हमें प्रूव करना है, तो इनपुट को चेक करना है, इनपुट एफ वो 1 1 होना पड़ेगा। समझ आया। और जी ऑफ एफ अगर ऑन टू है तो आउटपुट, इसका मतलब जी, ये कंपलसरी ऑन टू होना पड़ेगा। ये ध्यान रख, बोलना मत। क्लियर। अब इसको जी ऑफ एफ एक्स क्या है, ऑन टू फंक्शन। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ जी ऑफ एफ एक्स जो है वो ए टू सी होगा। Therefore, for all C belongs to C, there exists A belongs to capital A such that G of f of A equal to C. G of f of A equal to C. क्या ये बात समझ में आई। G of f एक कांटू फंक्शन है, तो इस C के हर एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज होगी G of f x के अंदर, हर एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज होगी। और B बिलोंग्स टू क्या है, B बिलोंग्स टू f of A, B इक्वल टू f of A। एंड फॉर all A बिलोंग्स टू B बिलोंग्स टू B, there exists A belongs to capital A such that f of B equal to A। क्या ये बात समझ में आई। f of B equal to A। समझ आया। तो अब सुनो, मैंने किसकी बात करी है, ध्यान से सुनना। जैसे मैंने बोला कि जी ऑफ एफ है वो ऑन टू फंक्शन है, तो इस सी के हर एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज ए में होगी। और ए किसमें है, एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है, तो बी के हर एलिमेंट के लिए आपको ए के अंदर कोई ना कोई प्री इमेज मिलेगी। मिलेगी ना, है ना, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कंपल्सरी है नहीं। समझ में आया। जरूरी नहीं है, कुछ ऐसे हो सकते हैं कि f of A B belongs to B such that f of A is not equal to B, ये कहानी कैसे, उसको ध्यान से समझो। आप इस f of A के अंदर जो पुट करोगे कोई g of x वैल्यू बनाएगा C के अंदर। अगर आपने इसके अंदर कोई पुट ही नहीं किया है तो वैल्यू वहां से बनाएगा नहीं बनाएगा। जैसे इसमें देखो ये f of A, इस 2 के लिए कोई प्री इमेज इधर है नहीं है, तो जब g of f x बनाओगे तो वो इस 2 को हाथ ही नहीं लगा। समझ आया। ये इसका एलिमेंट है, भले b बिलोंग्स टू b है, लेकिन f of A इज नॉट इक्वल टू b। इस f of A के अंदर कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जिसके लिए ये 2 आए, है ही नहीं। तो g of f x यहाँ से कोई एलिमेंट उठाएगा ही नहीं इसके लिए, जो इसके लिए प्री इमेज बने। यानी क्लियर। ये था आपका g of f x। नेक्स्ट वाला है दो और किया जल्दी करो। अब नेक्स्ट जब मैं आपसे मैं ही आपसे पूछ लेता हूँ और उसको भी बताओगे। क्या है, if f is on f है a to b and g है वो a to c,
अब इन्होंने क्या बोला है कि एफ है वो ऑन टू, एफ ऑन टू है और जी इज नॉट ऑन, जी इज नॉट 1 1, जी 1 1, जी ऑफ एफ इज व्हाट, जी ऑफ एफ इज व्हाट 1 1 होगा या नहीं, 1 1 और नॉट, ये आपसे पूछा। ठीक है, समझ गए क्या पूछा है? अरे कुछ तो बोलो, क्या पूछा है? जो पूछना है पूछ लो, हमारा तो एक ही जवाब है, बता दो तो क्रेडिट करवा रखा है अपना जवाब, कुछ भी पूछोगे बता दो, इतना मस्त जवाब है, बता दो क्या बोल रहा है ये। एस क्या है? ऑन टू। जी क्या है? 1 1 नहीं, ध्यान देना, जी ऑफ एफ एक्स पूछा। अब मैं केस बनाता हूँ, आपको इससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप खुद बताओगे कि ये सही है या नहीं। एफ को मैं ऑन टू बना रहा हूँ, ठीक है, एफ को ऑन टू बना रहा हूँ, मतलब एफ ऑन टू फंक्शन है, जी नॉट 1 1, जी 1 1 नहीं, मतलब हर एलिमेंट की इमेज तो होगी बट 1 1 नहीं। अब जी ऑफ एफ 1 1 होगा, जी ऑफ एफ 1 1 होगा, ए के लिए क्या मिलेगा? एक्स, बी के लिए क्या मिलेगा? सी के लिए क्या मिलेगा? डी के लिए क्या मिलेगा? और ई के लिए, एफ के लिए, मतलब अगर एफ ऑन टू है और जी 1 1 नहीं है तो जी ऑफ एफ 1 1 नहीं होगा। समझ में आया? जी ऑफ एफ इज नॉट 1 1, नॉट 1 1। क्या ये कहानी क्लियर हुई? किसी को डाउट? हाँ, अगर एफ को मैं 1 1 करता तो क्या फर्क पड़ता है इसमें? मैनी टू 1 की जगह 1 1 करता, ऑन टू तो रखना ही, तो क्या इसमें कुछ फर्क पड़ता? नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि जी 1 1 नहीं है, इसके अंदर जिसके अंदर पुट हो रहा है ना बाहर वाली टर्म, वो 1 1 नहीं है। उसने बोला है नहीं तो दो एलिमेंट का एक के साथ रिलेशन होगा ही। जब इसका दो एलिमेंट के साथ रिलेशन होगा और इसके तो हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज है, ऐसा कोई एलिमेंट बचा ही नहीं है, पहले ही बोल दिया और टू है, तो फिर तो फंस गए आप, इस एलिमेंट को लेना ही पड़ेगा। और जब भी लोगे तो दो का एक के साथ रिलेशन बताएगा, तो 1 होगा ही नहीं। क्लियर? F is not on to and G is 1 1. F is not on to. F is not on to and G is 1 1. G क्या है? 1 1. आपसे G of F पूछा, G of F क्या पूछा है? ऑन टू होगा या नहीं होगा, ऑन टू और नॉट ऑन, ये आपसे पूछा। आप पहले इसको लिख लो अच्छे से, इसी के अंदर वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। किया एक और क्लास है ना, तो मैं आपको कंपोजिट फंक्शन रिलेटेड 2021 के कैसे क्वेश्चन पूछेंगे बोलना, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हो गया? आप लोगों के साथ क्या दिक्कत हो रही है?
आप लोगों ने 11वीं क्लास की प्रैक्टिस नहीं की बस, और कुछ भी। ये बहुत बड़ी दिक्कत होगी। G11 है, G को 11 कर देते हैं, और F is not on, F not on, F on to नहीं, इसकी तो कोई ना कोई इमेज होगी। और G11 है, समझ सकता है? समझ सकता है? अब मुझे G ऑफ F बताना। इन्होंने जैसा बोला वैसे मैंने किया। F नॉट ऑन टू, F ऑन टू नहीं है, और G11 ही है ना? अब मुझे बताना G ऑफ F, A पे क्या मिलेगा? X, B पे E, और C पे D पे और E पे Z। और बताओ G ऑफ F क्या ऑन टू है? A to C के अंदर ऑन टू है? नहीं। क्या ये बात समझ में आई? अगर मैं ऐसा करता कि यहाँ पे T नहीं लिखता तो ऑन टू होता? किस पे डिपेंड करता है? G पे। अच्छा ये बताओ कि अगर मैं इसको मैनी टू वन करता तो क्या होगा? ये मैंने क्या लिखा? F को सिर्फ इतना बोला है कि ऑन टू नहीं, बाकी नहीं बोला। अगर मैं मैनी टू वन करता तो क्या होगा? ये दोनों एक ही एलिमेंट होते तो क्या? मान लो कि ये नहीं, ये ऐसा। अब क्या ये G ऑफ F ऑन टू होता? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। G ऑफ F ऑन टू का मतलब आपको ये देखना, इसके अंदर कोई एलिमेंट रह रहा है ऐसा जिसकी प्री इमेज है। समझ गए? पक्का? इन्वर्टिबल फंक्शन पे कौन सा फंक्शन है वो इन्वर्टिबल होगा, कौन सा नहीं? इज नॉट ऑन। देखो G ऑफ F के अंदर इन दोनों की तो कोई इमेज मिलेगी नहीं ना, ये दोनों इसमें किससे कनेक्टेड है? ये कभी नहीं होगा। G चाहे इनटू है या ऑन टू, ये इधर 1 1 है, ये कभी पॉसिबल डन किया। नेक्स्ट देखो इन्वर्टिबल फंक्शन। कोई फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, उसका इन्वर्ट हो सकता है या नहीं, ये कैसे डिसाइड? मैं 4 तरह के फंक्शन आपके सामने बनाता हूँ, आप लोग मुझे बताना कि इन्वर्टिबल फंक्शन कौन सा हो गया, कौन सा नहीं होगा। इन्वर्स का मतलब क्या? F A to B डिफाइंड, इसमें मैंने बोला F A to B डिफाइंड, ठीक है? ये A, ये B, ये A B C और D, ये है X Y Z और B, ठीक है? ये X Y Z, ये इससे मिला, इससे मिला, इससे मिला। तो F ऑफ A मुझे मिलेगा X, F ऑफ B मुझे मिलेगा Y, और F ऑफ C मुझे मिलेगा Z, और F ऑफ D मुझे मिलेगा E, है ना? तो इन्वर्स का मतलब होता है कि F ऑफ इन्वर्स X मुझे मिलेगा A, अभी उल्टा जाएगा, X पुट करने पे आपको A मिलेगा। X जो F A टू B था तो F इन्वर्स वो B टू A चलेगा, B पुट करने पे A मिलेगा, ठीक है? तो ये क्या मिलेगा? F ऑफ इन्वर्स Y इक्वल टू B,
और एफ ऑफ इनवर्स जेड इक्वल टू सी और एफ ऑफ इनवर्स पी इक्वल टू डी। ठीक है, समझ गए? अब अगर ये ऐसा ना हो के ऐसा होता तो क्या चेंज आता है? जेड की दो इमेज बनती और किसी भी फंक्शन के अंदर एक एलिमेंट की दो इमेज पॉसिबल। क्या ये बात समझ में आई? अब बताओ, ये है आपके पास एक फंक्शन, ये है आपके पास दूसरा फंक्शन, ये है आपके पास तीसरा फंक्शन और ये है आपके पास फोर्थ। इसके अंदर 4 एलिमेंट है ए बी सी डी। इसके अंदर है एक्स वाई जेड पी, ए बी सी डी, एक्स वाई जेड पी, ए बी सी डी, एक्स वाई जेड पी, ए बी सी डी और एक्स वाई जेड पी। अब ये ऐसा है, ये फंक्शन है वो है 1 1 और ऑन। क्लियर? ये फंक्शन ऐसा है, मैनी 1 ऑन। ये फंक्शन है 1 1 इनटू, और ये फंक्शन है ऐसा, मैनी 1 ऐसा। क्या करोगे? चलो बताओ, अगर ये a टू b जा रहा है फंक्शन f, तो क्या ये b टू a जा सकता है? यस। और एलिमेंट की यूनिक इमेज है। ये फंक्शन f a टू b जा रहा है, तो क्या ये b टू a जा सकता है? नहीं। इसकी दो इमेज आ गई तो ये फंक्शन बनेगा, इससे इनवर्स फंक्शन नहीं बन सकता। ये a टू b जा रहा है f a टू b, क्या ये b टू a जा सकता है? नहीं, क्योंकि हर एलिमेंट की इमेज चाहिए, इसकी तो इमेज ही नहीं, इसकी इमेज यहाँ है ही नहीं, इससे इनवर्स फंक्शन नहीं बनेगा। इससे f a टू b है तो f इनवर्स b टू a जा सकता है? नहीं, इसकी एक से ज्यादा इमेज, एक ही एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज हो ही नहीं सकती किसी फंक्शन की, तो इसका इनवर्स फंक्शन पॉसिबल। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा फंक्शन जो 1 1 और 1 2 हो उसका ही इनवर्स फंक्शन पॉसिबल है। क्या ये बात समझ में आई? यस। क्लियर? लिखो इनवर्स फंक्शन। Inverse function of f of x is possible only when f of x is 1 1 or 1 1 and 1. Invertible function. अब आपको कोई फंक्शन गिवन है, वो इनवर्स होगा उसका या नहीं ये पता कर सकते हो, क्योंकि आपको उसके लिए क्या पता करना पड़ेगा? 1 1 और 1 2। और आपको 1 1 और 2 पता करना आता है? किसी फंक्शन का 1 1 और 1 2 कैसे पता करते हैं? 1 1 तो पता ही है, 1 2 रेंज इक्वल टू कोडोमेन, और इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं वो देखो। अगर आपने बोल दिया कि ये 1 1 और 1 2 है, तो इनवर्स कैसे पता करते हैं? अब कंपोजिट फंक्शन की बारी आती है कि इनवर्स के अंदर हमने कंपोजिट फंक्शन पढ़ा है, उसका क्या रोल है। फंक्शन a टू b डिफाइंड, एक कोई दूसरा फंक्शन g t टू a डिफाइंड, देन f ऑफ g क्या आएगा तो बता सकता है? d टू b। क्या ये बात समझ में आई? f ऑफ g b टू b आएगा, और g ऑफ f a टू a आएगा। ठीक है, a टू a आएगा। तो ये जो g फंक्शन है वो होता है
इनवर्स ऑफ एफ, इनवर्स ऑफ एफ, या फिर यू कहूं एफ और जी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। फिर से सुनो इनवर्स की डेफिनेशन। इफ फंक्शन एफ इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन बी, कोई फंक्शन बी इस तरह से एग्जिस्ट करता है कि एफ ऑफ जी पे आई ऑफ बी मिले और जी ऑफ एफ पे आई ऑफ ए मिले। फिर से बताऊं, एक फंक्शन आपके पास ए टू बी, अगर दुनिया में ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है जी बी टू ए कि आप एफ ऑफ जी फाइंड करने जाओ और तो आपको आइडेंटिटी इन बी मिले, और जी ऑफ एफ फाइंड करने जाओ तो आपको आइडेंटिटी इन ए मिले। अब ये क्या चक्कर है आइडेंटिटी का होगा, ये ए टू बी एक फंक्शन है एफ ए टू बी, ये एक्स वाई जेड बी ए बी सी बी, एक्स पे ए मिला, वाई पे ये, इस पे ये, इस पे। अब मैंने बोला आपको ध्यान से देखना, एफ ऑफ ए सॉरी एफ ऑफ एक्स क्या है ए, एफ ऑफ वाई क्या है बी, एफ ऑफ जेड क्या है सी, और एफ ऑफ टी क्या है डी। अब एक फंक्शन जी इस तरह से एग्जिस्ट करता है, इनकेस अगर वो एग्जिस्ट करता है बी टू ए, बी यही होगा ए बी सी और ए भी यही होगा एक्स वाई जेड डी। इस तरह से एग्जिस्ट करता है कि जी ऑफ ए क्या मिलेगा एक्स, जी ऑफ बी क्या मिल रहा है वाई, और जी ऑफ सी क्या मिल रहा है जेड, और जी ऑफ डी क्या मिल रहा है डी। फिर से बताऊं, एक फंक्शन एफ ए टू बी इस तरह से डिफाइंड है जो 1 1 और ऑन टू। अगर दुनिया में कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है जी बी टू ए कि आप एफ ऑफ जी फाइंड करें, एफ ऑफ जी बताइए, एफ ऑफ जी ध्यान देना, एफ ऑफ जी ए इसकी वैल्यू क्या होगी, जी ऑफ ए कितना है एक्स, फिर एफ ऑफ एक्स कितना मिलेगा ए, ये ए मिला, एफ ऑफ जी ऑफ डी कितना मिलेगा बी, बी, एफ ऑफ जी ऑफ सी कितना मिलेगा, एफ ऑफ जी ऑफ डी कितना मिलेगा। क्या ये बात समझ में आई? मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ जी के अंदर जो भी पुट कर रहा हूँ वही मुझे बाहर मिल रहा है, तो ये एक आइडेंटिटी हो गई। आइडेंटिटी रिलेशन कैसा बनाया बताया था आपको, ए ए बी बी सी सी डी डी, जो पुट कर रहे हो वही आपको मिल रहा है, तो ये आइडेंटिटी हुआ। लेकिन किसमें हुआ आइडेंटिटी, क्या पुट कर रहे हो बी के एलिमेंट, तो आइडेंटिटी इन बी। इसका मतलब ये हुआ कि बी के एलिमेंट पुट करने पे आपको बी के ही एलिमेंट मिलेंगे। अब वैसे ही जी ऑफ एफ देखो, जी ऑफ एफ, जी ऑफ एफ ए के एलिमेंट में लिखता हूँ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स क्या मिलेगा, जी ऑफ एफ वाई क्या मिलेगा, और जी ऑफ एफ जेड क्या मिलेगा, जी ऑफ एफ पी क्या मिलेगा पी। कहानी क्लियर हुई? जी ऑफ एफ के अंदर, अब एफ के अंदर तो एक ही एलिमेंट ही पुट कर सकते हैं, तो जी ऑफ एफ के अंदर जो पुट करोगे वही आपको बाहर मिल रहा है। आइडेंटिटी है इन ए सेट ए के, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो जी इनवर्स ऑफ एफ। समझ में आया? फिर से बताऊं, एक फंक्शन एफ ए टू बी डिफाइंड है, वो 1 1 और 1 2। दुनिया में कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है जो जी बी टू ए है, और इस तरह से एग्जिस्ट करता है कि एफ ऑफ जी करने पे आइडेंटिटी इन बी मिले और जी ऑफ एफ करने पे आइडेंटिटी इन ए मिले, तो जी इनवर्स ऑफ एफ एंड जी इज इनवर्स ऑफ एफ। तो ये आपको मिल गया एफ इनवर्स इक्वल टू जी। ये आप लोगों ने अब इनवर्स फंक्शन ढूंढ लिया, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलता हूँ डोमेन ऑफ जी क्या होगा, डोमेन ऑफ जी क्या मैं बोल सकता हूँ रेंज ऑफ एफ। एफ फंक्शन की जो रेंज है, तो कोई एफ फंक्शन की रेंज है, वही जी फंक्शन का डोमेन होगा। और रेंज ऑफ जी, रेंज ऑफ जी इज डोमेन ऑफ
डोमेन ऑफ एफ, ये दोनों इंटरचेंज होता है, दोनों इनवर्स फंक्शन है ना, तो एफ का डोमेन उसका रेंज हो जाएगा, एफ का रेंज उसका डोमेन हो जाएगा। ये होता है इनवर्टिबल फंक्शन। इसकी प्रॉपर्टी, अच्छा ये तो था अपने प्रॉपर मेथड और ये सब बातें। ग्राफ के थ्रू हमें पता करना हो तो कैसे पता करें, तो इसका इन्वर्टिबल फंक्शन ग्राफिकली क्या करोगे, ये आपके इसमें नहीं है एनसीईआरटी में, बता ग्राफिकली आप एनसीईआरटी के लिए सॉल्व नहीं करोगे। एनसीईआरटी के लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में ये बहुत छोटी करके पूरी करवाने वाला हूँ। ग्राफिकली कोई फंक्शन है, उसकी इमेज y इक्वल टू एक्स लाइन के रिस्पेक्ट में उसकी इमेज जो होती है फंक्शन की वो इसका इनवर्स, ठीक है। जैसे मान लो ये कोई फंक्शन, इसकी इमेज तो ये इसका इनवर्स फंक्शन है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये 1 और ये 2 है, पॉइंट 1, 2 इधर ये 2 और ये 1, तो 1, 2 का इनवर्स होता है 2, 1, ये इसकी इमेज आती है, ठीक है। जैसे एक अच्छा सा एग्जांपल दूँ जो आप लोगों ने पढ़ा है अच्छे से, ये फंक्शन होता है y इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स, ध्यान है आपको, और ये फंक्शन होता है e रेज़ टू x का, ठीक है। ये है e रेज़ टू x, ये है लॉग ऑफ x। अब लॉग ऑफ x का डोमेन क्या होता है कोई बताएगा? डोमेन 0 टू इंफिनिटी, इसका डोमेन है 0 टू इंफिनिटी, और रेंज -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी। रेंज देखो ना यहाँ से, कोई है। अब y इक्वल टू e रेज़ टू x, इसका डोमेन देखो -इंफिनिटी से +इंफिनिटी भी पुट कर सकते हो आप, डोमेन है -इंफिनिटी टू, और रेंज यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव को भी वैल्यू नहीं, 0 टू, देखो दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए। अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि log ऑफ x, log ऑफ 100 टू द बेस 10, इसकी वैल्यू 2 है ना, तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि 100 इक्वल टू 10 स्क्वायर है ना, दोनों एक दूसरे के क्या हुए, इनवर्स फंक्शन हुए। समझ में आ रहा है? तो इनवर्स फंक्शन हमें कैसे पता चलेगा? ग्राफिकली आपको कोई भी फंक्शन गिवन है उसकी इमेज आप बनाओगे ना, y इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट, किसके रेस्पेक्ट में? y इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट। जो भी इमेज बनेगी वो उस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन होगा। हम जो भी काम करेंगे, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसमें हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे और फिर उस पर इमेज निकालेंगे y इक्वल टू एक्स, फिर हम इनवर्स फाइंड करेंगे। क्लियर है? ठीक है, अभी के लिए इतना ही।